हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। इसके पहले वाले वीडियो में जो कि पार्ट ए और पार्ट बी है ऑब्जेक्टिव का आपका, जिसमें से आपके 21 क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। जो भी आपका मॉडल सेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है विथ एक्सप्लेनेशन कराए जा चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से, और इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ कैरिड आउट इन एयर। ठीक है, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को मतलब किया जा रहा है एयर पे, मतलब एयर मीडियम पे, बट द इंटायर अरेंजमेंट इज़ डिप्ड इन द वाटर। तो सपोज़ मान के चलिए कि सारा अरेंजमेंट अगर डिप्ड करेंगे वाटर, तो आपको पता है कि जो क्या कहते हैं लाइट का जो वेवलेंथ होता है, क्योंकि जब जैसे ही इंटायर अरेंजमेंट को अगर वाटर पे डिप्ट करते हैं तो लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो एयर के कंपैरिजन वाटर में कम हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक और रिलेशन बता दूं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि फ्रिंज विथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। तो जैसे कि पूरा अरेंजमेंट अगर वाटर पे डिप्ट होता है तो लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो डिक्रीज़ होगा, ये तो पता है। तो अगर लेमडा डिक्रीज़ होगा तो फ्रिंज विथ, यहाँ पे क्या पूछा आपको कि द फ्रिंज विथ विल बी, तो ऑब्वियसली पूरा अरेंजमेंट को अगर हम लेमडा यानी कि पूरा अरेंजमेंट को हम लोग वाटर पे अगर डिप्ट कर रहे हैं तो लाइट का वेवलेंथ घटेगा। दैट मीन्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिंज विथ है तो आपका फ्रिंज विथ भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो उस हिसाब से आपका जो 22 का सही ऑप्शन बन जाता है वो करेक्ट है, डिक्रीजेस यानी कि घटता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि द वेवफ्रंट ड्यू टू सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। तो देखिए अब आपने बहुत सारा वेवफ्रंट पढ़ा है, स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल वगैरह, लेकिन देखिए अब जब भी आप किसी सोर्स को इन्फिनिटी पे रखते हैं ना, तो हर एक वेवफ्रंट जो आपको दिखाई देगा वो एक प्लानर टाइप दिखाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो प्लानर होगा। ठीक है, यानी कि समतल जिसको बोलते हैं, समतल वे में दिखाई देगा। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज़ बेस्ड ऑन। तो यहाँ पे बोला है कि इंटरफेरेंस का जो फेनोमेना है वो आपका किस पे बेस्ड करता है, मोमेंटम पे कि एनर्जी पे, या दोनों पे, मोमेंटम या एनर्जी पे, या क्वांटम नेचर ऑफ लाइट पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले तो आप समझिए कि फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस क्या है। इज़ अ सिंपली, मतलब अगर बोला जाए कि प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है। तो पूरा का पूरा ये फेनोमेना जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का, तो इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द चार्ज ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज़। तो यहाँ पे चार्ज ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन बोला है, जो कि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको आप रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है। तो 9.1 इंटू 10⁻³ कूलम विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, 26 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चंस जो पूछा जा रहा है वो आपका यूनिट 7 से पूछा जा रहा है, और यहाँ से ही नहीं आपका इंटरफेरेंस, हाँ ओके, 24 नंबर तक आपका ऑप्टिक्स यूनिट 6 से था। यहाँ देखिए यूनिट 7 को भी बहुत लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 25, 26 एंड 27 ऑल्सो, नहीं 28 यूनिट 8 पे आया। तो 3 क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट मिल जा रहा है यूनिट 7 से। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन, तो ऑब्वियसली जितना रेडिएशन जिस इंटेंसिटी से मतलब करेगा, तो फोटोन्स उतना ही ज़्यादा इंसिडेंट हो पाएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन, तो उसका इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका सी आंसर होगा। 27 में आप देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या क्या कहता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के पास मास है m, काइनेटिक एनर्जी इज E, इज़ गिवन बाय सिंबल ऑफ देयर यूजर। तो इसको समझिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि मतलब डायरेक्ट वे में नहीं दे करके इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि कौन सा आंसर सही निकल रहा है। ऐसे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन किस तरीके से ए को लाते हैं तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि मैं फर्स्ट में बताती हूँ कि आपने पढ़ा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ में, 1 सेकेंड,
डी ब्रॉगली वेवलेंथ में लेमडा इक्वल्स टू होता है h/p, ठीक है। आपको पता है लेमडा वेवलेंथ है, h प्लैंक कांस्टेंट है, p यहाँ पे मोमेंटम है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, h इक्वल्स टू, चूँकि मास दिया हुआ है मेरा m, ठीक है। सपोज मास, तो ऑब्वियस सा बात है कि काइनेटिक एनर्जी ये सब में बात करें तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं इसको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी द MEV, ठीक है। अब इसके दैट इम्प्लाइज आप इस तरीके से इसको मान सकते हो कि MEV, ध्यान से देखिएगा, MEV इक्वल्स टू, क्योंकि ME में रिलेशन दिया हुआ है इसीलिए मैं यहाँ ME लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या है कि H, ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसके जगह पे हम लोग ये लिख रहे हैं, तो ये MEV को यहाँ भेज रहे हैं, तो लेमडा क्या होगा, नीचे उतरेगा, है ना। तो MEV इक्वल्स टू h/λ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ME, आप इसको बैक करके भी फिर से देख सकते हैं अगर आपने नोट ना किया हो तो, MEV इक्वल्स टू h/λ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि हम लोग जानते हैं एनर्जी इक्वल्स टू होता है हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ mv, तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए तो ये 2e हो जाएगा, उधर हो जाएगा mv का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 2e इक्वल्स टू mv का स्क्वायर निकला, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ ME कर लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ME से इंटू करेंगे और ME से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मिलेगा 2ME और साथ में E, चूँकि इससे इंटू हो चुका है, और यहाँ पे ME और V, देखिए दो, ये भी स्क्वायर हो गया, ये तो स्क्वायर में है ही, तो ये होल स्क्वायर में चला जाएगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग, वहाँ देखिए बैक करके चलिएगा, MEV का वैल्यू लिखे थे h/λ, है ना, h/λ लिखे थे, तो यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर कर देते हैं। तो फाइनली हम लोग का 2MEE इक्वल्स टू h² का स्क्वायर आया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि लैम्डा का स्क्वायर को आप यहाँ भेज दो, ये देखिए यहाँ भेज देते हैं, और यहाँ h का स्क्वायर को रखते हैं, और यहाँ पे 2ME होता है, ठीक है। तो यहाँ अब जैसे ही आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो मतलब सॉरी स्क्वायर्स हटाओगे तो ये तो कटेगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही ऑप्शन बन जाएगा, जिसमें स्क्वायर रूट होगा डिनोमिनेटर में, याद रखिएगा वही आंसर होगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे, अच्छा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि साइज़ ऑफ न्यूक्लियस जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कितना, मतलब कैलकुलेटिव वे में या कितना उसका रेंज पाया गया था कि कितना से कितना तक होता है। तो इट इज़ फ्रॉम 10⁻15 टू 10⁻−14 तक मतलब ऐसे आप थ्योरी में भी पढ़ सकते हैं, 10⁻15 टू 10⁻14 मीटर तक इसमें पाया गया, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस फॉल्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि बाल्मर ही एक ऐसा सीरीज़ है कि जिसमें आपका विजिबल रेंज होता है, यानी कि विजिबल लाइट का रेंज होता है, ठीक है। तो बाल्मर इसका सही आंसर हो जाएगा कि विजिबल रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब जो मतलब कौन सा सीरीज़ में होता है विजिबल रेंज, तो बाल्मर में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर की ओर। अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स अ बीटा पार्टिकल, द पैरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि बीटा पार्टिकल में क्या होता है कि जैसे कि सपोज़ मैं एक बात बताती हूँ, कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, उसका इस तरीके से उसको हम लोग एमिट्स कर रहे हैं बीटा पार्टिकल से, ठीक है। अब बीटा पार्टिकल्स में क्या होता है ना कि आप एटॉमिक मास जो होता है वो मतलब अनचेंजेबल हो जाता है। जब भी किसी को बीटा पार्टिकल से कहता है तो एटॉमिक मास जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन नंबर
नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो है, जैसे कि हम सपोज ये डी कोई एलिमेंट है या जो भी, ठीक है, ये रहेगा तो ये Z+1 हो जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं कि आइसोबार किसे कहते हैं, आइसोटोप किसे कहते हैं, आइसोटोन किसे कहते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि आइसोबार्स में क्या होता है कि मास जो है वो अनचेंज रह जाता है, रिमेन सेम हो जाता है, लेकिन बस एटॉमिक नंबर जो है वो आपका चेंजेबल हो जाता है कि नहीं। तो इस तरीके से आइसोबार इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31। द रेडियस ऑफ स्पेरिकल न्यूक्लियस इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फर्मी-मीटर। तो रेडियस दिया हुआ है 3.6 फर्मी-मीटर, जबकि एक्चुअली जो होता है न्यूक्लियस का तो वो हमारा होता है 1.2 फर्मी-मीटर, ठीक है। और यहाँ पे पूछा क्या, व्हाट इज़ द मास नंबर। अच्छा, यहाँ पे मास नंबर पूछा है। तो देखिए एक रिलेशन मैं बताती हूँ आपको, आपने पढ़ा होगा मास नंबर से रिलेशन कुछ इस तरीके से था, R = R0 A⁻⁴ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ A⁻⁴ करते हैं, या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ R/R0, चूँकि उसका 1/3 पावर में था तो इधर आकर के क्यूब में बदल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे फाइनली यही है मेरा मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर, अब देखिए मास नंबर = तो वो था R, और ये R0 और का पावर 3, यही तो आया था। तो 12×3 = 36 होता है। तो 3 को 3 बार गुना करने से तो क्या आएगा, तो 27 आएगा, है ना। तो 27 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 कहते हैं क्या कहता है कि इन रिवर्स बाइजिंग में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि पहले ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ। अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, नहीं, नो करंट फ्लोज, पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या, हाँ यही आंसर सही होगा, क्योंकि जो आपका मेजॉरिटी कैरियर चार्ज है या इलेक्ट्रॉन्स है वो एन रीजन पे हो जाता है, और मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजॉरिटी वो एन रीजन पे होगा, और मेजॉरिटी अगर बोला जाए, ठीक है, तो आपका होल्स जो होता है वो पी रीजन पे होता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल जो बैरियर जो अक्रॉस द जंक्शन होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 33 में क्या है कि टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमी कंडक्टर, अच्छा, डोप विथ प्योर सिलिकॉन विथ, अच्छा, सिलिकॉन को किससे, प्योर सिलिकॉन को किससे डोप करेंगे ताकि हम लोग को पी टाइप सेमी कंडक्टर मिले, है ना। तो देखिए पी टाइप को सेमी कंडक्टर को डोप करने के लिए कुछ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ डालते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़, और आपने पढ़ा है कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ में आता है आपका इंडियम, ठीक है, और आता है आपका बोरोन, ठीक है, और आता है आपका एल्यूमिनियम। हाँ, ये नॉर्मली ये 3 हम लोग लेकर के चलते हैं तो इम्प्योरिटीज़ के लिए। अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन सा है। इंडियम और बोरोन दोनों ही नहीं है, एक ही है एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 इस तरीके से हमारा सॉल्व होता है। 34 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इन सेमीकंडक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो ऑब्वियस सा बात है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ होता है फॉर द कंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए द फुल वेव रेक्टिफायर, द इनपुट AC करंट हैज़ अ फ्रिक्वेंसी V, ठीक है, द आउटपुट विल बी। तो देखिए फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया इसका जो फुल वेव इनपुट फ्रिक्वेंसी ये दिए हैं, तो फुल वेव रेक्टिफायर में इसको 2V के मतलब समतुल्य या इक्विवेलेंट आपको आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी मिलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का आपका C, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, बहुत सारे 2 क्वेश्चंस मैं बताऊंगी जिसमें आंसर जो है मतलब इनमें से कोई नहीं है, बट उसमें आंसर है, ठीक है। तो जो आंसर्स दिए हुए हैं उस पे नहीं चाहिए, अगर आपको थोड़ा और इस पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप बुक मैं प्रेफर करूँगी कि बुक को एक बार या नोट्स को एक बार आप खंगालिए और उसमें अपने आप को मतलब फ़िक्स कीजिए कि नहीं, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत है, आपका जो कंसेप्ट है वो सही है।
और तब तक के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव हो गया ये हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। सब्जेक्टिव का पार्ट ए पार्ट बी आ चुका है, जल्दी ही पार्ट सी आ जाएगा और हम लोग उसको भी कंप्लीट करते चले जाएंगे। इस तरीके से हमारा पूरा मॉडल सेट जो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।